गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पुष्पेंद्र पूनिया विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी की और आज उसी में अपना आगे का जो टॉपिक है वो है रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया विधि है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने रंध्रों की जो स्ट्रक्चर थी, संरचना थी, उसकी क्या की थी, बात की थी। और यहाँ हमने जाना था कि जो रंध्र हैं वो बाहर से द्वार कोशिकाओं से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं और जो द्वार कोशिकाएं हैं उनके बाहर सहायक क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये एक रंध्रीय जो तंत्र था उसकी संरचना थी और ये द्वार कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति है। आंतरिक भित्ति को हमने कहा था, आंतरिक जो भित्ति है वो होती है अवतल। कैसी होती है? अवतल और मोटी होती है, जबकि बाहरी भित्ति पतली और कैसी होती है, उतल होती है। ये जो द्वार कोशिकाएं हैं इनमें हरित लवक क्या होता है, प्रेजेंट होता है, हरित लवक उपस्थित होते हैं और ये रंध्रीय गुहा या रंध्र उपस्थित हैं। ये द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिका, और इनमें हरित लवक उपस्थित हैं और ये बाहर कौन है, सहायक कोशिका। हमने रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को रंध्रीय गति कहा था और उस रंध्रीय गति के अंतर्गत क्या हो रहा था, जो रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया है वह निर्भर करती है इन द्वार कोशिकाओं के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर करती है? द्वार कोशिकाओं के ऊपर। अर्थात जब द्वार कोशिकाओं की परासरणीय सांद्रता या हम कहें यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है जब ज़्यादा होगा तो जो जल है वह सहायक कोशिकाओं से किन में प्रवेश करता है, द्वार कोशिकाओं में। और ये द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं। अर्थात यहाँ का स्फीत दाब बढ़ जाएगा, यहाँ की डीपीडी अधिक हो जाएगी, जल की मांग अधिक है। तो बाहर से जो सहायक कोशिकाएं हैं इनसे जो जल है वो किन में प्रवेश करेगा, द्वार कोशिकाओं में। द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं, फूल जाती है। इनके फूलने से जो यहाँ रंध्र है वो रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। लेकिन यदि इसका विपरीत हो, अर्थात यहाँ की जो परासरण सांद्रता है वो यदि कम हो जाती है तो जो जल है वह द्वार कोशिकाओं से किन में चला जाता है, सहायक कोशिकाओं में। और ये जो कोशिकाएं हैं द्वार कोशिकाएं ये सलत हो जाएंगी और इनके सलत होने से जो रंध्र है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब रंध्रों के खुलने और बंद होने की ये जो क्रिया है इसी को अलग अलग वैज्ञानिक जो थे उन्होंने अलग अलग मेथड के द्वारा समझाया है। इसके लिए इन्होंने अलग अलग क्या दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं। यहाँ हम 3 सिद्धांतों की बात करने वाले हैं, जिनमें पहला जो सिद्धांत है वो आता है मांड शर्करा परिकल्पना या स्टार्च शर्करा परिकल्पना। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया है जेडी सायरे ने 1923 में। लेकिन जेडी सायरे से पहले लॉयड नामक वैज्ञानिक ने ये समझा दिया था या ये बता दिया था कि द्वार जो कोशिकाएं होती हैं उन द्वार कोशिकाओं में जो मंड है या स्टार्च है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। इसलिए इसमें दोनों के योगदान को ही हम कह सकते हैं, या लॉयड सायरे जो परिकल्पना है ये भी इसे हम कह सकते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो आता है स्टीवार्ड परिकल्पना। इन्होंने जो सायरे है उसी का जो सिद्धांत था उसी को क्या किया है, आगे बढ़ाया है। और तीसरा अपना जो सिद्धांत है वो सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण, ये दिया था इमामुरा व फ्यूजिनो ने। और लेविट नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत में क्या किया था, रूपांतरण किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं मांड शर्करा जो परिकल्पना है वो क्या कहती है। मांड शर्करा परिकल्पना ये कहती है कि दिन में जो प्रकाश संश्लेषण है वो प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है। दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो द्वार कोशिकाएं हैं इनमें CO2 की जो सांद्रता है वो क्या होती है, कम होती है। इसलिए यहाँ जो स्टार्च है या जो मांड है, यह जो मांड है
दिन में, यह जो मांड है दिन में, यहाँ CO2 की मात्रा कम है दिन में, तो यहाँ का जो pH मान है वो pH मान क्या होता है, उच्च होता है। और इस उच्च pH मान पर, यहाँ दिन की बात कर रहे हैं, दिन में इस उच्च pH मान पर यहाँ एक एंजाइम होता है फास्फोराइलेज। ये फास्फोराइलेज एंजाइम जो है ये क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और इसके सक्रिय होने से दिन में ये जो स्टार्च है ये चेंज हो जाएगा यहाँ किस में, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। किस में बदल जाता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। और ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदलने के कारण जो द्वार कोशिकाएं हैं, इस ग्लूकोज 1 फास्फेट के कारण द्वार कोशिकाओं की जो परासरणीय सांद्रता है वो परासरणीय सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उनका OP बढ़ जाता है। और उसके बाहर उपस्थित जो सहायक कोशिकाएं हैं उनसे जो जल है वो किस में प्रवेश करेगा, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करेगा। और द्वार कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी, फूल जाएंगी। उनके फूलने से जो रंध्र हैं वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अर्थात जो रंध्र हैं वो क्या हो गए, ओपन हो गए। तो रंध्र क्या हो गए, खुल गए। कब, दिन में। यहाँ का pH मान अधिक है, द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, CO2 का मान, दिन में CO2 की जो सांद्रता है वो सांद्रता क्या होगी, कम होगी, इसलिए यहाँ का pH अधिक होगा। उच्च pH पर फास्फोराइलेज एंजाइम क्या होगा, सक्रिय। और इस एंजाइम की उपस्थिति में क्या स्टार्च जो है दिन में किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। और ग्लूकोज 1 फास्फेट के कारण जो द्वार कोशिकाएं हैं उनकी परासरणीय सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बढ़ी हुई परासरण सांद्रता के कारण जो सहायक कोशिकाएं हैं उनसे जो जल है वो किस में आ जाएगा, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश हो जाता है और रंध्र क्या होंगे, खुल जाएंगे। लेकिन यही क्रिया रात में उल्टी होगी। रात्रि में यहाँ क्या होगा, रात्रि में CO2 की सांद्रता अधिक हो जाएगी और यहाँ का जो pH है ये pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम pH पर जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है ये पुनः किस में चेंज हो जाएगा, मांड या स्टार्च में बदल जाएगा। और मांड या स्टार्च में बदलने के कारण द्वार कोशिकाओं की जो परासरणीय सांद्रता है वो परासरणीय सांद्रता कम हो जाएगी। और द्वार कोशिकाओं से जो जल है वो किस में चला जाएगा, सहायक कोशिकाओं में। और द्वार कोशिकाएं सलत हो जाएंगी। उनके सलत होने से जो रंध्र हैं वो रंध्र क्या हो जाएंगे, यहाँ रंध्र जो हैं वो यहाँ क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ मांड जो शर्करा परिकल्पना है ये JD सायरे ने समझाई। और इससे पहले ही लायड नामक वैज्ञानिक ने ये बता दिया था कि जो द्वार कोशिकाएं हैं उनमें मांड या स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। अब इसके बाद में स्टीवार्ड, इन्होंने क्या किया, JD सायरे की जो परिकल्पना थी उस JD सायरे की परिकल्पना को ही क्या किया, आगे बढ़ाया। और इन्होंने JD सायरे और लॉयड की जो परिकल्पना थी अर्थात ग्लूकोज 1 फास्फेट का निर्माण होता है, इसके लिए कहा कि भैया ग्लूकोज 1 फास्फेट अस्थिर होता है, ये आगे और विश्लेषित होगा, आगे और विघटित होगा। और इन्होंने यहाँ समझाया कि ये बात सही है कि दिन में फास्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है, लेकिन ये अस्थिर है। ये जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है ये ग्लूकोज 1 फास्फेट आगे भी क्या होता है, चेंज होता है। आगे भी क्या होता है, चेंज होता है। म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये निर्माण करता है ग्लूकोज 6 फास्फेट का। और ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना लेता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में ग्लूकोज 6 फास्फेट और जो ग्लूकोज हैं वो अधिक घुलनशील होते हैं और इसलिए द्वार कोशिकाओं की जो परासरणीय सांद्रता वो और अधिक बढ़ जाती है और रंध्र जो हैं वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ये जानकारी यहाँ किसने दी है, स्टीवार्ड ने दी है। यहाँ जो ग्लूकोज है ये वापस काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP का उपयोग करते हुए पुनः ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाएगा और ये वापस स्टार्च या मांड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो स्टीवार्ड जो था उन्होंने JD सायरे
ने जो सिद्धांत दिया उसी को आगे बढ़ाया है और कहा है कि भैया जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है ये अस्थिर होता है और ये आगे ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज का क्या करता है, निर्माण करता है। अर्थात जैसे जैसे पीएच मान बढ़ेगा वैसे वैसे ये ग्लूकोज 1 फास्फेट आगे और विश्लेषित होगा और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज का क्या करेगा, निर्माण। ये दोनों के दोनों ग्लूकोज 6 फास्फेट और जो ग्लूकोज है ये इसकी बजाय अधिक घुलनशील होता है और इसके कारण जो द्वार कोशिकाएं हैं इनकी परासरणी सांद्रता और अधिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और उसके कारण जो जल है वो सहायक कोशिकाओं से किन में प्रवेश करता है, द्वार कोशिकाओं में, और द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, स्फीत, और रंध्र जो हैं वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। रात्रि में इसका उल्टा होगा, वापस ग्लूकोज 1 फास्फेट वापस स्टार्च का क्या हो जाएगा, निर्माण, परासरणी सांद्रता कम हो जाएगी, रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये जो दोनों सिद्धांत थे ये यहाँ पर क्लियर होते हैं, कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, अधिकांश जो वैज्ञानिक हैं इसी सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते हैं, जो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत क्या कह रहा है, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत यहाँ इमामुराओ फ्यूजिनो ने दिया था 1959 में, लेकिन उसके बाद में लेविट नामक वैज्ञानिक ने 1976 में 1974 में इसमें क्या कर दिया, रूपांतरण कर दिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, लेविट ने दिया है। ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कह रहा है, देखो यहाँ मैं द्वार कोशिकाओं और सहायक कोशिकाओं को दर्शा देता हूँ एक बार, ताकि आपके और थोड़ा बेहतर अच्छे से समझ आ सके। देखो सबसे पहले हम रंध्रों के खुलने की बात करेंगे और ये क्रिया होगी कब, दिन में। तो यहाँ द्वार कोशिकाओं में क्या उपस्थित है, हरित लवक। सबसे पहले तो हम देखते हैं दिन में द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तथा यहाँ का जो पीएच है वह पीएच क्या होता है, उच्च होता है। यहाँ का पीएच अधिक होता है और दिन में होगा क्या, जो CO2 है वो CO2 PEP फास्फोइनोल पायरवेट से क्या करेगी, क्रिया करेगी। यहाँ फास्फोइनोल जो पायरवेट है उसका जो निर्माण होता है वो स्टार्च के द्वारा होता है। ये जो PEP है इससे क्रिया करके यहाँ OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या होता है, निर्माण होता है। OAA का क्या होता है, निर्माण होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या होगा, निर्माण होगा। अब जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना, ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो है ये बदल जाता है मेलिक अम्ल में। क्या हो जाएगा, मेलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में मेलिक अम्ल का वियोजन होगा, मेलिक अम्ल का वियोजन, ये वियोजन हो जाएगा मेलेट, मेलेट व H+ आयन में। किस में हो जाएगा, मेलेट और H+ आयन में वियोजन हो जाएगा। अब इसी दौरान क्या होगा, इसी दौरान होगा कि यहाँ द्वार कोशिकाओं के बाहर जो सहायक कोशिकाएं हैं उन सहायक कोशिकाओं से K+ जो पोटेशियम आयन है वो पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं और द्वार कोशिकाओं में बनने वाले जो H+ हैं वो क्या करते हैं, सहायक कोशिकाओं में जाते हैं। इन आयनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, स्थानांतरण होता है। कुछ क्लोराइड आयन जो हैं वो भी द्वार कोशिकाओं में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सहायक कोशिकाओं से, सहायक कोशिकाओं से
K+ पोटेशियम आयन का द्वार कोशिकाओं में प्रवेश तथा H+ का हाइड्रोजन आयन का बाहर, हाइड्रोजन आयन का बाह्य निष्कासन। अब क्या होगा, जो K+ किस में प्रवेश किए, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। यहाँ क्या उपस्थित है, मेलेट उपस्थित है। ये जो पोटेशियम आयन है ये मेलेट से क्या करेंगे, क्रिया, और पोटेशियम मेलेट का क्या कर लेंगे, पोटेशियम मेलेट का निर्माण कर लेंगे। और पोटेशियम मेलेट के बनने से, पोटेशियम मेलेट के बनने से द्वार कोशिकाओं की जो परासरणीय सांद्रता है वो परासरणीय सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो द्वार कोशिकाओं की परासरणीय सांद्रता का बढ़ना, और परासरणीय सांद्रता के बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ का OP अधिक हो गया, यहाँ जल की मांग अधिक हो गई। तो जो सहायक कोशिकाएं हैं उनसे जो जल है वो किस में प्रवेश करेगा, द्वार कोशिकाओं में, जिसके कारण जो द्वार कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, स्फीत। तो द्वार कोशिकाओं की परासरणीय सांद्रता जैसे जैसे बढ़ रही है, परासरणीय सांद्रता के बढ़ने के दौरान द्वार कोशिकाओं या हम कहें अंतः परासरण द्वारा, एंडोस्मोसिस द्वारा, अंतः परासरण द्वारा जल का, H2O का द्वार कोशिकाओं में प्रवेश होगा। और प्रवेश से क्या होगा, द्वार कोशिकाएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी, फूल जाएंगी। द्वार कोशिकाओं का स्फीत होना, फूल जाएंगी, स्फीत होंगी। और स्फीत होने के बाद में जो रंध्र हैं वो रंध्र क्या हो जाएंगे, यहाँ खुल जाएंगे। तो रंध्रों का खुलना। तो पहली चीज यहाँ इस सिद्धांत के अनुसार हमने बात की, जो रंध्र हैं वो किस प्रकार से ओपन हो रहे हैं, किस प्रकार से खुल रहे हैं। और पहले ही हमने बात कर ली थी कि रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया जो है वो द्वार कोशिकाओं की परासरणीय से सांद्रता है उस पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। अब किस प्रकार से यहाँ की जो परासरणीय सांद्रता वो बढ़ रही है ताकि जो जल है वो जल सहायक कोशिकाओं से किस में प्रवेश कर सके, द्वार कोशिकाओं में। तो हमने यहाँ समझा दिन में द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है। यहाँ का pH मान जो है वो pH मान क्या होता है, उच्च होता है। यहाँ क्या होगा, जो CO2 है हरित लवक में, यहाँ जो CO2 है वह PEP से क्या कर लेगी, क्रिया, फास्फोइनोल पायरुवेट। इस फास्फोइनोल पायरुवेट का जो निर्माण होगा वो स्टार्च के दौरान ही होता है, द्वारा ही होता है, जिससे क्या बन जाएगा, OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाएगा। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या बन जाएगा, मेलिक अम्ल। तो सीधा सा हम यहाँ ये कह सकते हैं कि दिन में द्वार कोशिकाएं जो हैं उन द्वार कोशिकाओं में मेलिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण। ये मेलिक अम्ल बाद में वियोजित हो जाएगा मेलेट और H+ आयन में। मेलेट जो है वह क्या करता है कि मेलेट का जैसे ही निर्माण होता है, यहाँ सहायक कोशिकाओं से K+ जो आयन है, पोटेशियम आयन है, वो द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और H+ आयन यहाँ से बाहर चले जाते हैं। और जो K+ आयन है, पोटेशियम आयन है, वह मेलेट से क्रिया करके पोटेशियम मेलेट का क्या कर लेते हैं, निर्माण। और पोटेशियम मेलेट के कारण यहाँ की जो परासरणीय सांद्रता है वो परासरणीय सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बढ़ने से द्वार कोशिकाओं के अंदर जो जल है वह प्रवेश करता है, अंतः परासरण की क्रिया होती है और द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और रंध्र जो हैं वो क्या हो जाते हैं, खुले जाते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
क्लियर। अब हम बात करें इसी में रंध्र जो हैं वो बंद कैसे होंगे। अब दिन में तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, लेकिन रात्रि में द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का बंद हो जाएगी, जिससे यहाँ क्या होगा, CO2 की सांद्रता का बढ़ना, CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी, व pH का क्या होना, कम होना, pH का क्या होना, कम होना। द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता बढ़ गई, वहाँ का pH मान क्या हो गया, कम हो गया। और यहीं पर क्या होगा, द्वार कोशिकाओं में जो हरित लवक है उस CO2 की सांद्रता बढ़ने के कारण हरित लवक में यहाँ द्वार कोशिकाओं के हरित लवक में या द्वार कोशिकाओं में ABA एब्सिसिक अम्ल का बनना, ABA का जो है फॉर्मेशन है, वो ABA का जो निर्माण है वो यहाँ क्या होता है, बनता है। इसके दौरान क्या होगा, जो द्वार कोशिकाएं हैं, ABA एब्सिसिक अम्ल जो बनता है उसके दौरान, उसके बाद में क्या होगा, द्वार कोशिकाओं से K+ पोटेशियम आयन का बाहर निष्कासन, पोटेशियम आयन यहाँ से बाहर जाएंगे, और जिसके दौरान पोटेशियम जो मेलेट है वो पुनः किस में चेंज हो जाएगा, मेलेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या मेलिक अम्ल जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही बाहर जाएंगे वापस पुनः मेलेट का क्या हो जाएगा, निर्माण, पुनः मेलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। उसके दौरान कुल मिलाकर होगा क्या, द्वार कोशिकाएं जो हैं, द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता यहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परासरण सांद्रता का कम होना, और जैसे ही यहाँ की परासरण सांद्रता कम होगी, यहाँ बही परासरण की क्रिया होगी। द्वार जो कोशिकाएं हैं उनसे जो जल है वो किस में चला जाएगा, सहायक कोशिकाओं में। तो बही परासरण द्वारा जल का द्वार कोशिकाओं से सहायक कोशिकाओं में स्थानांतरण, सहायक कोशिकाओं में जाना। जैसे ही सहायक कोशिकाओं में जाएगा, ये जो यहाँ हम बात कर रहे हैं, जो द्वार कोशिकाएं हैं वो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, सलत हो जाएंगी, और सलत होने से यहाँ जो रंध्र हैं वो रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो जैसे ही बहिःपरासरण द्वारा जल बाहर जाएगा, बाहर जाने से ये सलत हो जाएंगी, तो द्वार कोशिकाओं का सलत होना, द्वार कोशिकाएं सलत हो जाएंगी, और जैसे ही सलत होंगी, सलत होने के बाद में जो रंध्र हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। रंध्रों का बंद होना। तो इस प्रकार से रंध्र पोटेशियम आयन स्थानांतरण क्रिया द्वारा खुलते हैं और क्या होते हैं, बंद होते हैं। ये अपने
जो रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया विधि थी, रंध्री जो गति है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, वो यहाँ तीनों जो सिद्धांत हैं वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में इसके आगे इस लेसन में 2 टॉपिक और रह गए, उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। एक तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, एक गटेशन है, बिंदु स्त्राव है, और एक ब्लीडिंग है, रस स्त्राव है। उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स सभी को, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।